गांव के एक छोटे से घर में सविता अपने भाई रघु और भाभी नंदिनी के साथ रहा करती थी। प्रभु शहर में नौकरी करता था, जिसके कारण वह कभी कभार ही घर आया करता था। दोनों ननंद भाभी घर में अकेली रहा करती थी। रघु और नंदिनी के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। रघु के शहर में रहने के कारण दोनों पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। वहीं सविता, जो अपने भाई भाभी की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढा करती थी, उन दोनों को ऐसे खफा देखकर सविता नंदिनी से बोलती है। भाभी, मैं जानती हूँ आप और भैया के बीच में कुछ मतभेद है, लेकिन क्या आप मुझे बताना चाहेंगी आखिर समस्या क्या है? क्यों आप लोग एक दूसरे से इतने खफा रहते हैं? सविता, तुम्हारे भैया पहले जैसे नहीं रहे। वो अब मुझसे बात तक नहीं करते हैं, हर समय काम में ही व्यस्त रहते हैं। हमारी बातचीत भी सिर्फ जरूरी बातों तक ही सीमित रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब शायद मुझसे प्यार नहीं करते। और देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं कब से खुश थी कि उनको ये बताना चाहती हूँ, लेकिन वो हैं कि मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। भाभी, क्या आपने भैया से कभी इस बारे में सीधी बात की है? क्योंकि बिना बात करे हमें समस्या का हल नहीं मिल पाता है। नहीं सविता, मैंने कभी तुम्हारे भैया से इस बारे में सीधी बात नहीं की। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे इस बारे में सीधे सीधे जाकर बात कहूँ। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं। भाभी, समस्या का हल बात करने से ही होता है। आप एक बार भैया से बात करके देखिए, हो सकता है कि वो आपकी समस्या का हल निकाल दें। और वैसे भी आपके पास तो इतनी बड़ी खुशखबरी है। आप जैसे ही भैया को ये खुशखबरी देंगी, वो सब कुछ भूल जाएंगे और आप लोगों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा और आप दोनों खुशहाल जिंदगी जिएंगे। सविता, तुम सच बोल रही हो क्या? फिर से तुम्हारे भैया मुझे पहले की तरह प्यार करने लगेंगे, मुझसे बात करने लगेंगे? क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा? हाँ भाभी, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। आप एक बार कोशिश तो करिए। आप भैया से बात करिए। जब तक आप अपने दिल की बात भैया को बताएंगी नहीं, उन्हें पता कैसे लगेगा आपको उनसे किस चीज को लेकर शिकायत है? अपनी ननंद की बात सुनकर नंदिनी के मन में एक आशा की किरण जाग जाती है और वह अपनी ननंद की बात मानकर अपने पति रघु से बात करने की सोचती है। उसी शाम रघु शहर से गांव आता है और नंदिनी हिम्मत जुटाकर बोलती है। रघु जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ नंदिनी, बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन ना थोड़ा जल्दी कहना, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। आपके जीवन में अब काम के सिवा बचा ही क्या है? जब देखो तब बस काम काम काम। आप मेरी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आप शहर में जाकर नौकरी क्या करने लगे? मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? ये तो बता दीजिए। कम से कम मैं इस झूठी आस में तो नहीं रहूंगी। तुम आज कैसी बातें कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं करी, तो आज क्या हुआ तुम्हें? जो भी कहना है साफ साफ बोलो। मैंने आज तक आपसे इस तरीके से कभी बात नहीं की, क्योंकि आपने आज तक कभी मुझे इस तरीके से बात करने का मौका नहीं दिया। आज जब मौका दिया है तो मैं बोल रही हूँ। आखिरकार मैं भी तो एक इंसान हूँ। कब तक सब्र करूंगी? पत्नी हर कमी को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के प्यार की कमी को कभी नहीं कर सकती। नंदिनी का ऐसा बर्ताव देखकर रघु को बहुत हैरानी होती है, लेकिन नंदिनी चुप नहीं रहती है। उसके दिल में जो भी बातें छुपी थी वो सब कुछ बोल देती है, जिसे सुनने के बाद रघु बोलता है। तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, वो चीज मुझे भी महसूस हुई है। सच में हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी है। अगर आपको भी ये दूरी महसूस होती है तो आपने कभी मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो? आपको क्या मुझसे कोई शिकायत है? नंदिनी, मैं जानता हूँ मैं शहर में रहता हूँ और हमारी दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन शहर में रहना भी जरूरी है मेरा, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, कर्जे हैं, उनको भी निपटाना है मुझे। इसके लिए मुझे शहर में रहना पड़ता है, तुमसे दूर रहना पड़ता है। लेकिन सच कहूँ, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जैसी पत्नी आसानी से किसी को नहीं मिलती है। जरूर किसी जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो आज तुम मेरे साथ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पत्नी पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन काम भी तो जरूरी है, तुम वो भी तो समझो। देखिए, मैं समझती हूँ कि आपका काम बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ऐसे एक दूसरे के लिए समय तो निकालना ही होगा ना। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और दूरी बढ़ती जाएगी। आपको पता है, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस खुशी को बांटने के लिए मुझे आपका इंतजार करना पड़ता है,
क्योंकि फोन पर आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते हो, और जब यहाँ आते हो तो अपना काम साथ लेकर आते हो। आप मुझे समय ही नहीं देते कि मैं आपसे अपना कोई सुख दुख बांट सकूं। क्या क्या बोला तुमने? तुम माँ बनने वाली हो? हमारे घर में नन्हा से मेहमान आने वाला है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये खुशखबरी मैं आपको 1 हफ्ते से देना चाहती हूँ, लेकिन आपके पास तो शायद मेरे लिए समय ही नहीं है। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैं पहले की तरह तुम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें समय दूंगा और समय देने की कोशिश भी करूंगा। मुझे माफ कर दो। एक दूसरे से अपने दिल की बात बोलने के बाद रघु और नंदिनी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का फैसला करते हैं। कुछ समय तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही दोबारा रघु शहर पहुंचता है तो वो काम में बिजी हो जाता है और नंदिनी को फोन करना भूल जाता है और ना ही उसे समय दे पाता है। समय बीतता जाता है। रघु अपनी इकलौती बहन की शादी अपने एक खास दोस्त गोपाल से करवा देता है, जिसके बाद सविता भी अपने ससुराल चली जाती है। अब नंदिनी बिल्कुल अकेली हो जाती है। कुछ महीने बाद सविता अपनी भाभी से मिलने के लिए घर आती है और उसे उदास बैठा देखकर बोलती है, क्या बात है भाभी, आप परेशान क्यों हैं? आपने भैया को खुशखबरी बता दी। अब तो आप दोनों के बीच में सब ठीक हो गया होगा। अब आप किस बात को लेके उदास हैं? सविता, अब मैं क्या ही बताऊं। जब वो यहाँ मेरे पास थे तब उन्होंने मेरी सभी बातों पर गौर किया और मुझे समय भी दिया था, लेकिन जैसे ही वो शहर गए वो फिर से काम में व्यस्त हो गए। अब तो वो मुझे फोन तक नहीं करते हैं, बल्कि वो ये जानते हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कभी भी मुझे उनकी जरूरत लग सकती है। भाभी, तो आपने भैया से किस तरीके से बात करी? उन्होंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। अरे आपको तो साफ साफ पूछना चाहिए था ना उनसे कि कहीं उनका शहर में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। अरे नहीं नहीं सविता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? उनका कोई चक्कर नहीं है। वो तो बस अपने काम में व्यस्त है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो वो मेरी कही हुई बात क्यों ही मानते और ना ही मुझे समझते। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो कर्जा कैसे उतरेगा? लेकिन मुझे उनकी कमी बहुत खलती है। भाभी बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे भैया और भाभी के रिश्ते में सुधार आ जाए, उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए, क्योंकि भाभी मेरे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हैं। क्या हुआ सविता, तुम किस ख्याल में खो गई? अरे तुम भी सोच रही होगी ना कि इतने महीनों बाद तुम मुझसे मिलने आई हो और मैं फिर से तुम्हें अपना दुखड़ा सुना रही हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नंद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है, बिल्कुल सहेलियों की तरह। आप अपने दिल की बात मुझे बोलेंगी और मैं अपने दिल की बात आपको बताऊंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सविता। जब तक तुम थी तो मुझे तुम्हारे भैया की कमी नहीं करती थी, लेकिन अब तो दिन रात बस उन्हीं का ख्याल आता रहता है। मैं तो बिल्कुल अकेली ही पड़ गई हूँ। सविता अपनी भाभी के साथ दिन बिताती है और कुछ दिनों बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ वो अपने भाई भाभी की समस्या के बारे में अपने पति से बातचीत करते हुए बोलती है। आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? जी मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों मेरे मायके जाके रहना शुरू कर देते हैं, ताकि मैं अपनी भाभी को भैया के पास शहर भेज दूँ। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए और उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। ठीक है, तुम्हारा सुझाव उचित है। बस माँ और पिताजी की थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगा। कम से कम हमारी थोड़ी सी ही मदद से सही, लेकिन भैया भाभी का रिश्ता तो सुधरेगा। गोपाल अपने माता पिता और सविता अपनी भाभी से बातचीत करने के लिए जैसे तैसे करके उन्हें अपने समझौते के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद सविता अपने पति के साथ अपने मायके में रहना शुरू कर देती है और नंदिनी अपने पति के पास शहर चली जाती है और दोनों ननंद भाभी इस समझौते से अपने अपने रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं और बिगड़े हुए सारे हालातों को वापस से सुधार देते हैं। प्रीति अपने बॉयफ्रेंड दीपक से बहुत गुस्सा थी और जब दीपक उसे मनाने के लिए आता है तो प्रीति उससे बात ही नहीं करती है। प्रीति यार, क्यों गुस्सा कर रही हो? अरे थोड़ा मेरे बारे में सोचो। अब तुम अचानक से कह दोगी कि शादी करते हैं या घर वालों से बात करो तो कैसे हो सकता है यार? अरे मेरी माँ को तुम जानती नहीं हो। अरे उनके विचार बहुत पुराने टाइप के हैं। अरे यार, उनको जाके कहूंगा ना कि माँ एक लड़की से प्यार करता हूँ
और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तो उनके मन पे क्या बीतेगी कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। अरे थोड़ा समय दे दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज यार, मेरी बात तो समझो। ना मुझे तुम्हें कुछ समझाना है और ना ही तुम्हारी बात को समझना है। अरे जब मेरे परिवार में किसी को कुछ पता नहीं था, तुम मुझे प्रेशर बनाते थे कि मैं अपने घर में बताऊं, आतंक मचाया हुआ था। और जब मैंने बता दिया तो मेरी फैमिली चाहती है कि अब तुम अपनी फैमिली में बताओ, तो तुम बहाने बना रहे हो। देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही रखना है तो रख लो, लेकिन फिर मेरे से कोई उम्मीद मत करो। मैं अपने घर में बोल दूंगी कि मेरे लिए अब रिश्ता देखना शुरू करे, क्योंकि दीपक को अब मेरे से शादी नहीं करनी है। अगर तुम ही ऐसा कहोगी तो कैसे काम चलेगा। तुम ना मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको मना भी नहीं कर रहा हूँ, और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन अभी ये बात करना ना ठीक नहीं होगा। मैं जाके माँ को बोलूंगा, माँ मुझे शादी करनी है, तो क्या कहेंगी, नौकरी तो करता नहीं है और शादी करेगा। नौकरी के बारे में सोचने की जगह लड़की के बारे में सोच रहा है। और तो और वो तो ये भी कहेंगी कि वो लड़की ही सही नहीं होगी, तभी तो लड़के को कह रही है कि शादी करो, नौकरी बाद में करना। अरे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त तो दे दो। ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगाएंगी तुम्हारी माँ? अरे मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम नौकरी ना करो, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम नौकरी करो, काम करो, पैसे कमाओ। तुम्हारी माँ भी ना कुछ भी बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा देंगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने सुना ना कि अभी तुमने क्या बोला है? हाँ, मैंने सुना कि मैंने क्या कहा है, और मुझे अच्छे से पता भी है कि मैंने क्या कहा है। देखो, अगर मैं माँ के पास गया और शादी के बारे में बोला तो माँ को बहुत दुख होगा। मेरी माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ये चाहती है उनका बेटा काबिल है तो नौकरी मिले, और जल्दी मिले और अच्छी मिले। लेकिन अब मैं जाके कह दूंगा कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, तो क्या सोचेंगी? वो तो ये सोचेंगी ना कि उनका बेटा लड़की के चक्कर में नौकरी नहीं करना चाहता, और तो और सारा इल्जाम ना तुम्हारे ऊपर लगेगा जो मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, और आगे जाके मुझे नौकरी नहीं मिली ना, तब भी तुम्हें ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, पहले नौकरी लग जाने दो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारी माँ हम दोनों के बारे में कुछ गलत ना सोचे, हमारे प्यार की वजह से तुम्हारी माँ या हमारी इमेज ना खराब हो, बस इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर अंदर जॉब ढूंढो और अपने घर में मेरे बारे में बात करो। अगर नहीं बात करी तो मैं अब अपने घर वालों से बोल दूंगी कि मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करें, क्योंकि अब हमारी शादी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच प्रीति, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा इतना साथ दिया। बस 15 दिन की बात है, उसके बाद नौकरी ढूंढकर मैं माँ से बात करता हूँ। दीपक अब नौकरी ढूंढने के लिए लग जाता है। इतनी मेहनत के बाद दीपक को नौकरी मिल जाती है, और नौकरी के 2-3 दिन बाद ही दीपक प्रीति को अपने घर लेकर जाता है और अपने घर वालों से मिलवा देता है। दीपक की माँ अनीता काफी मना करती है इस रिश्ते के लिए, लेकिन दीपक है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि दीपक प्रीति से सच्चा प्यार करता था। इसलिए वो अपनी माँ को मना लेता है, और बच्चों की खुशी के आगे अनीता कुछ नहीं कहती है और हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद ही शुभ मुहूर्त देखकर सभी दीपक और प्रीति की शादी कर देते हैं। प्रीति शादी करने के बाद अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद प्रीति अकेले ही सब कुछ संभाल रही होती है। ये सब देखकर अनीता को काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, और एक दिन रात के समय प्रीति को काफी प्यास लगती है। उसकी नींद खुल जाती है। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर पानी लेकर नहीं बैठी। अब इतनी प्यास लग रही है और आधी रात में नींद तोड़कर मैं वहाँ पर पानी लेने जाऊँ? पानी लेने तो जाना ही पड़ेगा, और करूँगी भी क्या, प्यास जो लगी है इतनी। प्रीति वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी प्रीति की नजर अपनी सास के कमरे पे पड़ती है, जहाँ अनीता आराम से बैठी हुई थी। ये देखकर प्रीति अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप रात में जाग कर क्या कर रही है? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके कमरे में ही सो जाती। आप यहाँ अकेले बैठकर बोर हो रही है। माँ जी, आप ऐसे क्यों जाग रही है वैसे? बहू, ये तो मेरा रोज का है, मुझे रात में नींद नहीं आती। खैर तू बता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू मुझे देखने आई थी क्या यहाँ पर कि मैं सो रही हूँ कि नहीं? नहीं माँ जी, वो तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी लेने जा रही थी। तभी आपके कमरे पर नजर पड़ी, और जहाँ लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ। तो देखा कि आप जग रखी हो, तो मैं आपसे बस पूछने आ गई। चलिए माँ जी, मैं पानी पीकर जा रही हूँ सोने। प्रीति इतना बोल के वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रीति को ये नहीं पता था कि उसकी सास ये रोज किया करती है, रात में जागती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। प्रीति को सबके साथ रहने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि उसने कई बार नोटिस किया था अपनी सास को रात में जागते हुए। एक रात अनीता को जब नींद नहीं आ रही होती है, तो वो अपने बेटे बहू के कमरे में जाती है और उन दोनों को उठाते हुए कहती है, अरे
यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम दोनों आराम से सो रहे हो। अरे उठ जाओ और मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे नींद आ जाए। माँ जी, आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी भी नींद खराब करे। अरे मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। आपको तो पता है कि आज कितना काम था, ऊपर से आपके कुछ दोस्त घर पर आ गए थे, उनके लिए भी खाना बनाया, नाश्ता बनाया। इतना काम करने के बाद नींद नहीं आएगी क्या? माँ जी, आप एक काम करो, अपने कमरे में लेट जाओ थोड़ी देर, खुद ही नींद आ जाएगी। बहू, मैं इतनी देर से अपने कमरे में लेटी हुई थी पर मुझे नींद ही नहीं आ रही और ना ही मेरी आँख बंद हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। दोनों उठ जाओ और मेरे साथ चलो, वरना मैं ऐसी जागती रहूंगी पागलों की तरह। या बहू, तू ही चल मेरे साथ। अरे प्रीति, चली जाओ ना यार माँ के साथ और जाके सो जाओ उनके साथ ही। मुझे सोने दो यार, माँ यहाँ रही ना तो तुम सो ना सो, लेकिन मैं नहीं सो पाऊंगा, इसलिए तुम लोग जाओ, आराम से जाओ। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा और मुझे ऑफिस भी तो जाना है यार, थोड़ा तो समझो। जाओ ना, मुझे सोने दो चैन से। प्रीति को अपनी नींद खराब करके अपनी सास के साथ जाना पड़ता है, लेकिन अब ये रोज का हो गया था, इसलिए प्रीति को काफी गुस्सा आता है। एक रात जब वापस प्रीति की नींद खराब होती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो खुद से बोलते हुए कहती है, माँ जी का बहुत हो गया है। अरे खुद तो दिन में सो जाती है और हमें यहाँ उनकी वजह से जगना पड़ता है। इतने दिन हो गए मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। कल भी माँ जी ने रात भर एक झपकी तक नहीं लेने दी। अब देखती हूँ कि माँ जी को कैसे नींद नहीं आती है। रोज रात भर जागने वाली सास को ना बदल दिया तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। प्रीति अगली सुबह से ही अपनी सास को कुछ न कुछ काम पकड़ाने लग जाती है जो उसकी सास को पसंद नहीं था। अनीता को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो जाकर सो सके। शाम तक अनीता का शरीर पूरा दुखने लगता है और बिना खाना पीना खाए ही सो जाती है। अब प्रीति अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास सो गई है। प्रीति को काफी खुशी होती है और वो खुद से कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जब कोई काम करेंगी नहीं तो नींद कैसे आएगी। आज शरीर दुख गया है तो खुद सो गई आराम से। अब जाकर प्रीति भी आराम से सो जाती है, सब ठीक हो जाता है। इसी तरह प्रीति रोज ही अपनी सास को कुछ न कुछ काम देने लगती है ताकि उसकी सास रात में जागे ना, और उनकी आदत बदल जाती है और प्रीति की भी नींद पूरी होने लगती है। सूरज एक बहुत ही खुले दिमाग वाला लड़का था। लड़कियों के साथ घूमना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, यह सूरज को बहुत पसंद था। लेकिन सूरज की माँ सुमन पुराने ख्यालातों की थी, इसीलिए वह बहू भी वैसी ही लाना चाहती थी। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपने बेटे सूरज की शादी आरती नाम की लड़की से करवा देती है। अपनी माँ के डर से सूरज आरती के साथ रहता तो जरूर था, लेकिन वह उसके साथ खुश नहीं था। ऐसे ही एक दिन आरती सूरज से बोलती है, सुनिए जी, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, क्या आप मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर जाएंगे? मुझे तुम्हें बाहर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टाइम में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हम किसी और दिन चलें क्या? ये क्या बात हुई? मैं जब भी आपको कहीं बाहर जाने के लिए बोलती हूँ आप मुझे हमेशा ही मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? और तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? अगर मैं आपको पसंद नहीं होती तो आप मुझसे शादी ही नहीं करते। आपने किसी के दबाव में आकर मुझसे शादी करी है क्या? क्योंकि मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप मुझे पसंद करते हैं। यह क्या बकवास है? सुबह सुबह तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाके अपना काम करो, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम होगा तो घूमने ले चलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब से मेरी शादी आपसे हुई है मैं यही सुनती आ रही हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। अरे आपके पास टाइम होता ही कब है? सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि आप मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ ना, तो तुम्हें कहीं अपने साथ लेके जाना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अब जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। माँ जी को जाकर मैं सब कुछ बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा। आरती इतना कहकर अपनी सास सुमन के पास जाती है और अपने पति की कही हुई सारी बातें उन्हें बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुमन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से से सूरज को आवाज देकर बुलाती है। हाँ कहिए ना, आपने मुझे बुलाया?
क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? बेटा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुझे अगर बहू ने बोला है कि उसे कहीं बाहर घुमा ला तो तू उसे ले जाना। तू क्यों इस तरह चिल्ला रहा है? माँ, मैं उस पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा था कि अभी समय नहीं है मेरे पास, जब समय होगा तब घुमाने ले चलूँगा। लेकिन ये मैडम तो बोल रही हैं कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, जाने क्या क्या। चुप कर तू। मुझे पता है मेरी बहू गलत नहीं है, ना ही वो कभी गलत बोलेगी। जरूर तूने ही कोई गलती करी होगी। माँ, कभी तो अपनी बहू की भी गलती निकाल दिया करो, जब देखो मेरी ही गलती निकाल देती हो। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपना बैग उठाकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आरती वहाँ आती है और बोलती है, रुकिए जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं लंच लेके आती हूँ आपके लिए, उसे भी ले जाइएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ करने की मेरे लिए। नाश्ता लंच सब तुमने दे दिया है। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो देख लेना, एक दिन मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या बोला आपने? आप मुझे छोड़ के भाग जाएंगे? हाँ जी, जो तुमने सुना बिल्कुल सही सुना। मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बीवियों वाली कोई लक्षण नहीं है। तुम्हें तो बस हमेशा लड़ाई झगड़ा, सामने वाले की बेइज्जती करना, यही सब कुछ आता है। रुकिए, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। आरती जोर जोर से अपनी सास को आवाज देने लगती है। उसकी यह हरकत देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते ही सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, सूरज जी बोल रहे हैं कि तुम हम दोनों के बीच की सारी बातें माँ जी को बता देती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँगा। क्या? उसने तुझे घर छोड़कर जाने की धमकी दी है? हाँ हाँ माँ जी, उन्होंने मुझे धमकी दी है छोड़ के जाने की। आने दे उसे, तब मैं बताती हूँ उसके मुंह से ऐसी जुबान निकली कैसे। तू शांत हो जा बहू। सुमन वहाँ से चली जाती है और आरती अपने कामों में लग जाती है। शाम को सभी निकल रहे होते हैं, लेकिन सूरज आराम से अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अमित वहाँ आता है और बोलता है, भाई तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? कंपनी तुझे क्या एक्स्ट्रा पे कर रही है जो काम होने के बाद भी तू ऑफिस में बैठा हुआ है? तो क्या करूं भाई, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं करता है। आखिर घर में जाऊं भी तो जाऊं किसके लिए? मेरी वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है, मुझसे कोई वहाँ पर प्यार ही नहीं करता। भाई ये बातें हम बोलेंगे तो चलता है, लेकिन तू क्यों कह रहा है? तेरी तो नई नई शादी हुई है। अरे तेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी तेरा। अरे काहे की पत्नी यार, वो मेरी पत्नी कम और मेरी माँ बहुत ज़्यादा लगती है। सारी बातें जो ले जाकर वो माँ को बता देती है और हमेशा मुझे माँ से डांट सुनवाती है। कभी प्यार से बोलने का मतलब ही नहीं पता उसे। तो बहुत मन हो गया है मेरा तो भाई, अब मन करता है कि उसे छोड़ करके कहीं भाग जाऊं। भाई ये क्या बात हुई? अरे तू उसको समझाता क्यों नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या समझाऊं यार मैं उसे, जैसे ही कुछ बोलूँगा तो वो तुरंत माँ के पास चली जाएगी। वैसे ही सुबह बोलकर आया हूँ कि ऐसे ही परेशानी करती रही अगर तुम मुझे, तो मैं एक दिन घर छोड़कर भाग जाऊँगा, तब देखना फिर वापस भी नहीं आऊँगा कभी। भाई फिर तो तेरी अच्छी खासी लग गई है, तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। भाई तुझे आज पता लगा, मुझे बहुत पहले पता लग गया था। सूरज की दुख भरी कहानी सुनकर अमित चुपचाप वहां से चला जाता है और सूरज ऑफिस खत्म होने के बाद भी कई घंटे ऑफिस में ही गुजार देता है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन देर रात सूरज नशे की हालत में घर आता है और डोरबेल बजाता है। आरती दरवाजा खोलती है और सूरज को नशे में देखकर बोलती है, हाय राम सूरज जी, आपने नशा किया है। मैं अभी जाके माँ जी को बताती हूँ। उनका लड़का अब नशेबाज भी हो गया है, जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। तुम पागल हो गई हो क्या? माँ को कुछ मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैंने जानकर नहीं पी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दोस्तों ने पिला दी है। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो माँ जी को जरूर बताऊंगी। मैंने आज तक उनसे कोई बात नहीं छुपाई है, तो भला ये कैसे छुपा सकती हूँ? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें अकेले ही छोड़ दूंगा और फिर तुम सारी जिंदगी यहाँ पर अकेला रहना। मुझे आपकी धमकी से डर नहीं लगता है। मैं जा रही हूँ माँ जी को बताने। मर्जी तुम्हारी। अगर इस बार मुझे माँ से सुनने को मिला
तो उसकी सजा तुम भुगतोगी, तुम। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सूरज आरती को साइड करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह वह उठता है तो उसकी माँ सुमन डंडा लेकर उसके कमरे में खड़ी होती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन अपने बेटे को धर दबोचती है और उसे बहुत मारती है। तू दारू पिएगा, पियक्कड़ बनेगा। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू कभी दोबारा दारू को हाथ नहीं लगाएगा। माँ मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं पी, मुझे धोखे से पिलाई गई है, वो भी मेरे दोस्तों ने पिलाई मुझे। मैं तेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। मेरी बहू ने बोला है कि तू चल भी नहीं पा रहा था। वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आज तुमने जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने कहा था तुमसे कि जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ और फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुमने जो अब गलती करी है उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। तू चुप कर, गलत करके मेरी बहू को धमकी दे रहा है। तुझे तो और मारूंगी मैं। बस करो माँ, जो हुआ गलती से हुआ। हमेशा आपको आपकी बहू जो बोलती है आपको वही सही लगता है, मुझे भी तो सुन लो। सूरज गुस्से में ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है, लेकिन अब वह अपनी माँ और पत्नी की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझने वाला घर पर कोई भी नहीं था, जिसके चलते शाम को वापस जाने की जगह सूरज अपनी पत्नी और घर को छोड़कर बिना किसी को बताए भाग जाता है और दोनों सास बहू हाथ मलती रह जाती हैं। सुषमा ने अपने बेटे आलू की शादी कुछ समय पहले ही की थी। सुषमा की बहू काजल जब से घर आई थी तब से सुषमा देख रही थी कि वो घंटे संडास में बिताया करती थी। एक रोज विमला का सुषमा के घर आना होता है। अरे ओ सुषमा, आजकल तो नजर ही नहीं आती जब से तेरी बहू आई है। अब क्या करूं, बहू को थोड़ा घर का काम धंधा सिखाना तो पड़ेगा ही। क्यों, उसे घर का काम धंधा नहीं आता क्या जो तू उसे सिखा रही है? आता तो सब है, लेकिन थोड़े घर के तौर तरीके, उठना बैठना उसके घर से अलग है, तो उसे सीखना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो तू सही कह रही है। और बता, सब क्या चल रहा है? भगवान की दुआ से तो सब अच्छा है। बेटे की शादी करी थी, अब क्या चिंता। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। बेटे की शादी तो तूने कर ही दी है, अब तू बेफिक्र रह। बस से तेरी बहू नजर नहीं आ रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई है। क्यों, तुझे मेरी बहू से कुछ काम था क्या? सुषमा और विमला बात कर ही रही होती हैं। तभी विमला देखती है कि सुषमा की बहू टॉयलेट से निकली है और बिना हाथ धोए किचन में चली गई है और कुछ देर बाद ही वो चाय बना कर लाती है। देख रही है विमला, बिना कहे ही मेरी बहू चाय बना लाई है। बड़ी समझदार बहू है। तेरी बहू तो बहुत समझदार है, लेकिन वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो हाथ पैर नहीं धोती क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है मेरी बहू के बारे में? अब चाय उठा भी ले, क्या उसका मुंह देख रही है? विमला उस वक्त जो भी नोटिस करती है वो सही नोटिस करती है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुषमा देखती है कि जब भी काम का समय होता काजल घर में कहीं नजर नहीं आती। अरे बहू, कहाँ है तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। बहू, अरे ओ बहू। सही ढंग से फ्रेश भी नहीं होने देते हैं ये लोग। मैं तो अभी संडास से निकलने वाली ही नहीं हूँ। इतना कहकर काजल संडास में फोन चलाने लगती है और वो संडास में फ्रेश होने नहीं बल्कि सोने गई थी, क्योंकि उसकी सास उसे खाली बैठा देख नहीं सकती थी। वो उसे कोई ना कोई काम दे ही देती थी, जिस वजह से काजल ने भी एक नया रूल बनाया था। जब भी वो अपनी सास को देखती कि सास उसे कोई काम कहने वाली है, तभी वो संडास में जाकर बैठ जाया करती। अरे ये बहू भी कहाँ चली गई? घंटे संडास में कौन बैठा रहता है? बहू, अरे ओ बहू, कहीं गर्मी से बेहोश तो नहीं हो गई? बाहर निकल। सुषमा अपनी बहू को काफी आवाज लगाती है, लेकिन सुषमा की बहू काजल अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। सुषमा को काजल की हरकतों पर गुस्सा आ रहा होता है, तभी वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पसीने में लथपथ काजल संडास से बाहर निकलती है। अरे माँ जी, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप? मैं आ ही तो रही थी और आपको तो पता नहीं है क्या, ज्यादा शोर शराबे से मेरा पेट खराब हो जाता है। ये क्या तरीका है घंटों टॉयलेट में बिताने का? तुझे कितनी बार कहा है कि टॉयलेट में सिर्फ फ्रेश होने जाया जाता है, ना कि सोने। माँ जी, मुझे ना पता ही नहीं चला कि मैं संडास में कब सो गई। लेकिन कुछ भी कहो, संडास में नींद बहुत अच्छी आई।
सच में तू संडास में सो रही थी? अगर ऐसा है तो लानत है मुझे, तेरी जैसी बहू होने पर भला संडास में कौन सो सकता है। अब मैं घर में सोती तो आप मुझे 4 बार उठाने आ जाती, लेकिन संडास में नींद आ गई तो आपने मेरा यहीं बैठ के इंतजार किया। वैसे कुछ भी कहो, जगह तो बहुत अच्छी है। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू कैसी बातें कर रही है? भला संडास में कौन सोता है? अरे संडास से तो नेगेटिव ऊर्जा आती है, और अब तू वहाँ सोकर आई है तो बिना नहाए ही किचन में खाना बनाने भी जाएगी? नहीं नहीं, तेरे हाथों का खाना भी नहीं खाना घर में किसी को भी। अरे माँ जी, वो ना मेरी आंख बंद हो गई थी और कुछ नहीं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और आप सोच क्या रही हैं ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। सुषमा को जब से पता चला था कि उसकी बहू संडास में सोने लगी है तो उसे बहुत अजीब लगता है। अब सुषमा अपना ज्यादातर काम खुद किया करती थी क्योंकि उसे अपनी बहू का काम अच्छा नहीं लगने लगा था। एक रोज सुषमा के घर उसकी ननद कुंती का आना होता है। अब माँ जी ने अपनी ननद को बुला लिया है, ये भी मुझसे उतना ही काम करवाएगी जितना माँ जी मुझसे करवाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब इन्हें भी पता लगेगा कि मैं संडास में सोती हूँ और जागती हूँ तो ये तुरंत वहाँ से निकल जाएंगी। अरे बहू कहाँ है? दीदी घर आई है, जरा चाय पानी तो लिया। लगता है तेरी बहू कहीं गई है। तुझे बताकर घर से बाहर नहीं जाती क्या? अभी तो नहीं है, ये हाल है, पुरानी हो गई तो तेरे सर पर नाचेगी। अरे नहीं दीदी, बस यहीं कहीं होगी, हो सकता है टॉयलेट गई हो। काफी समय से उसका पेट गड़बड़ चल रहा है तो ज्यादातर वो समय संडास में ही बिताती है। सुषमा और कुंती दोनों बातों में लगी होती हैं, लेकिन फिर भी काजल का कहीं अता पता नहीं होता। तभी वहाँ सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है, तुझे भनक लगी जाती है कि मेरे घर कोई आया है? मैं तो दीदी की आवाज सुन के चली आई, और वैसे तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला क्या बताऊं, लगता है दीदी के आने के बारे में उसे पता चल गया है, तब से संडास में बैठी हुई है। मैं तो इस औरत से परेशान हो गई हूँ। अगर दीदी को पता चला कि मेरी बहू संडास में बैठी रहती है तो वो मेरे घर का पानी भी न पिए। रुक, मैं उसे संडास से लेके आती हूँ, तब तक तू एक काम कर, दीदी को बातों में लगा दे। अरे दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है? मेहमान मैं हूँ और अनजान मुझे ही महसूस करवाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि दीदी आई है तो थोड़ा बिजी रहूंगी, बाजार जाने के लिए विमला कह रही थी मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ 2-3 दिनों के लिए ही आई हूँ, उसके बाद तो घर जाना ही है। वैसे तेरी बहू अब तक आई नहीं? दीदी बताया ना, उसका पेट खराब है, जैसे ही निकलती है वैसे ही दोबारा उसे फिर से जाना पड़ता है। विमला अब संडास के पास जाकर संडास का दरवाजा पीटने लगती है। तभी कुछ देर बाद ही संडास से काजल पसीने में लथपथ निकलती है और उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी क्योंकि वो संडास में ही गहरी नींद में चली गई थी। क्या बात है, तुझे कहीं सोने की जगह नहीं मिली है जो तू यहाँ सो रही है? तेरी सास बाहर परेशान हो रही है कब से कि बहू आएगी और दीदी को चाय नाश्ता देगी, लेकिन तूने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। भला यहाँ कौन सोता है? मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। वैसे नींद अच्छी आई थी। विमला काकी, आप भी कभी संडास में सोकर देखिएगा। अरे बहू चाय पानी तो दे दे दीदी को, कहाँ थी और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कहीं संडास में बेहोश तो नहीं हो गई थी तू? कहीं तेरी बहू को संडास में सोने की आदत तो नहीं है? अरे ये संडास से निकलकर किचन में भी तो जाती है इसी हालत में। ना बाबा ना, मैं तो अब तेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली हूँ। अरे दीदी बस ऐसे नींद आ गई होगी, पेट खराब है ना, थोड़ा कमजोर ही महसूस कर रही होगी इसलिए। अरे तो घर में जाकर आराम करे, संडास में कौन सोता है? नहीं नहीं सुषमा, तेरे घर में बरकत नहीं होगी अगर तेरी बहू की यही हरकतें रही तो। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इसे संडास में सोने की आदत है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और मैंने आपकी आदतों से परेशान होकर संडास में सोने का फैसला लिया है। भला 3-4 बजे कौन उठता है घर का काम करने के लिए? अरे घर का काम तो आराम से भी हो सकता है ना, मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है। बहू तो तू ये बात मुझसे भी कह सकती थी, ऐसे हरकतें करने की क्या जरूरत थी? वैसे तू सास बनने के बाद तू कुछ ज्यादा ही अत्याचार करने लगी अपनी बहू पर। जिस तरह तू अपनी बेटी पर करती थी, तू कभी नहीं सुधरने वाली है, लेकिन तेरी बहू ही तुझे सुधारेगी। कुंती तो काजल की हरकतों को देखकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा को अपने मेहमान का ऐसे जाना बुरा लगता है। लेकिन सुषमा कर भी क्या सकती थी?
उसकी बहू की हरकतों की वजह से ये सब हुआ था। और इल्जाम भी तो सुषमा पर आया था कि वो सुबह सुबह अपनी बहू को उठा देती है, तभी उसकी बहू संडास में सोने जाती है।